आज हम प्राचीन भारत के सबसे शक्तिशाली साम्राज्यों में से एक मगध के शुरुआती दौर की गहराई में उतरेंगे। जी बिल्कुल। हम देखेंगे कि कैसे हर्यक, शिशुनाग और नंद वंश ने उस नींव को रखा जिस पर मौर्य साम्राज्य खड़ा हुआ। और आज का हमारा अंदाज थोड़ा अलग रहेगा। हम एक सवाल जवाब के दौर से गुजरेंगे। मैं सवाल पूछूंगी, विकल्प दूंगी और फिर हम सही जवाब पर चर्चा करेंगे। हाँ, ये एक बहुत अच्छा तरीका है, खास तौर पर महत्वपूर्ण तथ्यों, शासकों और घटनाओं को याद रखने के लिए। तो चलिए मगध के सफर की शुरुआत करते हैं। बिल्कुल। तो पहला सवाल हर्यक वंश से। मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? आपके विकल्प हैं ए शिशुनाग, बी महापद्मनंद, सी बिंबिसार या डी चंद्रगुप्त मौर्य। तो इसका सही जवाब है सी, बिंबिसार। असल में यहीं से मगध के विस्तार की कहानी सही मायनों में शुरू होती है। अच्छा, बिंबिसार को एक और नाम से भी जाना जाता था, श्रेणिक। इसका क्या अर्थ है? विकल्प है ए कुनिक, बी श्रेणिक, सी भद्रसेन, डी कालाशोक। सही उत्तर है बी, श्रेणिक। इसका मतलब होता है स्थायी सेना का मालिक। ये उस दौर में एक बहुत बड़ी बात थी और मगध की सैन्य शक्ति की शुरुआत का एक बड़ा संकेत भी। और बिंबिसार ने किस महाजनपद को जीतकर मगध में मिलाया था? ए वज्जी, बी अवंती, सी कौशल या डी अंग। इसका सही जवाब है डी, अंग। यह मगध की पहली बड़ी विजय थी जिसने उसके विस्तार का रास्ता खोल दिया। एक बहुत मशहूर किस्सा है कि बिंबिसार ने अवंती के राजा प्रद्योत के इलाज के लिए अपने राजवैद्य को भेजा था। वो कौन थे? ए चरक, बी सुश्रुत, सी जीवक या डी वाग्भट। हाँ, ये उनकी कूटनीति का एक बेहतरीन उदाहरण है। सही जवाब है सी, जीवक। अपने सबसे बड़े दुश्मन के इलाज के लिए अपने सबसे अच्छे वैद्य को भेजना ये एक मास्टर स्ट्रोक था। अब आते हैं उनके बेटे पर। अजातशत्रु का उपनाम क्या था? ए श्रेणिक, बी कुनिक, सी उग्रसेन, डी भद्रसेन। उसका उपनाम था बी, कुणिक। और अजातशत्रु के ही शासनकाल में 483 ईसा पूर्व में पहली बौद्ध संगीति हुई थी। ये कहाँ हुई थी? ए पाटलिपुत्र, बी वैशाली, सी राजगृह या डी कुंडलवन। इसका सही उत्तर है सी, राजगृह। बौद्ध धर्म के इतिहास के लिए ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है। अजातशत्रु ने वज्जी संघ के खिलाफ एक लंबे युद्ध में कुछ नए तरह के हथियारों का इस्तेमाल किया था। वो क्या थे? ए रथमूसल, बी महाशिलाकंटक, सी ए और बी दोनों या डी चक्रायुध। उसने दोनों का ही इस्तेमाल किया था। तो सही जवाब होगा सी, ए और बी दोनों। ये उस समय की सैन्य तकनीक के लिहाज से बहुत आगे की बात थी। ये तो हुई युद्ध की बात, लेकिन पाटलिपुत्र शहर की स्थापना किसने की? गंगा और सोन नदी के संगम पर। ए बिंबिसार, बी अजातशत्रु, सी उदयन या डी नागदशक। इसकी स्थापना की थी सी, उदयन ने। ये एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक कदम था जिसने आगे चलकर मगध की राजधानी को एक नई पहचान दी। तो इस हर्यक वंश का अंत कैसे हुआ? इसका अंतिम शासक कौन था? ए अनिरुद्ध, बी मुंडक, सी नागदशक या डी उदयन। इस वंश का अंतिम शासक था सी, नागदशक। वो काफी कमजोर शासक था और उसे उसी के एक मंत्री ने गद्दी से हटा दिया था। अच्छा, एक और सवाल। हर्यक वंश को पितृहंता वंश क्यों कहा जाता है? हाँ, ये एक दुखद पहलू है। इसे पितृहंता वंश इसलिए कहते हैं क्योंकि इस वंश में उत्तराधिकार के लिए बेटों ने अपने पिता की हत्या की, जैसे अजातशत्रु ने बिंबिसार की हत्या की थी। तो यहाँ हर्यक वंश खत्म हुआ। अब आते हैं अगले वंश पर। शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन था? ए उदयन, बी नागदशक, सी शिशुनाग या डी कालाशोक। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, संस्थापक था सी, शिशुनाग। वो हर्यक वंश के अंतिम शासक नागदशक को ही मंत्री था। और शिशुनाग ने राजधानी पाटलिपुत्र से बदलकर कहाँ स्थापित की? ए राजगृह, बी चंपा, सी वैशाली या डी कौशाम्बी। उसने अपनी राजधानी को सी, वैशाली में स्थानांतरित किया। शायद वो पाटलिपुत्र से जुड़ी बुरी यादों से एक नई शुरुआत करना चाहता था। शयन मोर्चे पर शिशुनाग की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या मानी जाती है? ए वज्जी पर विजय,
बी कौशल पर विजय, सी अवंती पर विजय या डी नंद वंश को हराना? उसकी सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि थी सी, अवंती पर विजय। इससे मगध और अवंती के बीच चली आ रही लगभग 100 साल पुरानी दुश्मनी का अंत हो गया। शिशुनाग के बाद उसका उत्तराधिकारी बना कालाशोक। उसके समय में कौन सी सबसे महत्वपूर्ण घटना हुई? ए प्रथम बौद्ध संगीति, बी द्वितीय बौद्ध संगीति, सी तृतीय बौद्ध संगीति या डी चतुर्थ बौद्ध संगीति? उसके समय में हुई बी, द्वितीय बौद्ध संगीति। ये 383 ईसा पूर्व में वैशाली में ही आयोजित की गई थी। अच्छा, और क्या ये सच है कि राजधानी को वापस वैशाली से पाटलिपुत्र लाया गया था? ये किसने किया? ए शिशुनाग, बी कालाशोक, सी उदयन या डी नागदशक? जी हाँ, ये काम बी, कालाशोक ने ही किया था। उसने राजधानी को वापस पाटलिपुत्र में स्थापित किया। इस दूसरी बौद्ध संगीति का नतीजा क्या निकला? क्या संघ में कोई विभाजन हुआ? हाँ, यहीं पर बौद्ध संघ में पहला बड़ा विभाजन हुआ। संघ 2 गुटों में बट गया, स्थाविर और महासांघिक। और इस शिशुनाग वंश का अंतिम शासक कौन था? इसका अंतिम शासक था ए नंदीवर्धन, जिसे महानंदिन भी कहा जाता है। चलिए, अब मगध के सबसे शक्तिशाली और शायद सबसे अमीर वंश की बात करते हैं, नंद वंश। इसका संस्थापक कौन था? ए धनानंद, बी महापद्मनंद, सी बिंबिसार या डी कालाशोक? इसका संस्थापक था बी, महापद्मनंद। महापद्मनंद को कई उपाधियां दी गई हैं। इनमें से कौन सी उसकी उपाधियां हैं? ए सर्व छत्रांतक, बी उग्रसेन, सी एकराट या डी उपरोक्त सभी? उसे ये सभी उपाधियां दी गई थी। तो सही जवाब है डी, उपरोक्त सभी। सर्व क्षत्रियांतक का मतलब था सभी क्षत्रियों का नाश करने वाला, और एकराट मतलब एकमात्र सर्वोच्च शासक। उसे दूसरा परशुराम भी कहा जाता था, है ना? जी बिल्कुल। ये उपाधि भी डी महापद्मानंद की ही थी, जो उसकी आक्रामक विस्तार नीति को दिखाती है। तो इस शक्तिशाली वंश का अंतिम शासक कौन हुआ? ए महापद्मनंद, बी पांडुक, सी धनानंद या डी गोविंदक? अंतिम शासक था सी, धनानंद। और इसी के समय में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था, सही है? हाँ बिल्कुल, ये सी धनानंद के ही समय में हुआ था। सिकंदर का आक्रमण 326 ईसा पूर्व में हुआ, लेकिन उसकी सेना मगध की विशाल सेना का सामना करने से पहले ही वापस लौट गई। नंद शासकों की अपार धन संपत्ति का उल्लेख किस चीनी यात्री ने किया है? ये एक दिलचस्प सवाल है। इसका उल्लेख बी हुएनसांग ने किया है, जो नंदों के कई 100 साल बाद भारत आया था। लेकिन उनकी दौलत के किस्से तब भी मशहूर थे। तो अब कुछ बड़े सवालों पर आते हैं। मगध के इस असाधारण उदय का मुख्य कारण क्या था? ए उपजाऊ भूमि और लोहे की खदानें, बी हाथियों का सैन्य उपयोग, सी सामरिक राजधानी या डी उपरोक्त सभी? ये सभी कारण बहुत महत्वपूर्ण थे, इसलिए सही जवाब होगा डी, उपरोक्त सभी। इन सब ने मिलकर मगध को वो बढ़त दी जो किसी और महाजनपद के पास नहीं थी। ये जो 16 महाजनपदों का हम जिक्र कर रहे हैं, इनका उल्लेख किस प्राचीन ग्रंथ में मिलता है? इसका सबसे प्रमुख उल्लेख मिलता है बौद्ध ग्रंथ सी, अंगुत्तर निकाय में। और नंद वंश के पतन में किसका मुख्य योगदान माना जाता है? इसमें बी, चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य का मुख्य योगदान था। उन्होंने मिलकर नंद वंश को उखाड़ फेंका और मौर्य वंश की स्थापना की। ये घटना कब हुई थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद को कब हराया? यह घटना बी, 322 ईसा पूर्व के आसपास हुई थी। अब कुछ मिले जुले सवाल। बुद्ध और महावीर, ये दोनों किस मगध शासक के समकालीन थे? वे डी, बिंबिसार और अजातशत्रु दोनों के समकालीन थे। किस शासक ने पहली बार पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया था? जैसा हमने पहले भी बात की, ये काम सी, उदयन ने किया था। ये कहा जाता है कि एक नंद शासक निम्न कुल से था, शायद एक नाई। ये किसके बारे में कहा जाता है? हाँ, ये बी, महापद्मनंद के बारे में कहा जाता है, जो उस समय के समाज के लिए एक बहुत बड़ी क्रांतिकारी बात थी। सिकंदर की सेना ने किस नदी को पार करने से मना कर दिया था? उनकी सेना ने सी, व्यास नदी को पार करने से इनकार कर दिया था। वजह थी थकान और धनानंद के विशाल सेना का खौफ। बौद्ध धर्म के अनुसार अजातशत्रु ने किस घटना पर पछतावा किया और वो बुद्ध से मिला? उसने सी, अपने पिता बिंबिसार की हत्या पर गहरा पछतावा किया था और उसके बाद वो बुद्ध की शरण में गया था।
अब जरा मगध के सैन्य और प्रशासन पर बात करते हैं। मगध की सेना में किस जानवर का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होता था? वो था सी, हाथी। मगध के जंगलों में हाथियों की भारी संख्या उसकी सैन्य शक्ति का एक बहुत बड़ा कारण थी। प्रशासन में अमात्य पद किसके लिए इस्तेमाल होता था? ये सी मंत्री या किसी उच्च अधिकारी के लिए इस्तेमाल होता था। मगध साम्राज्य के किस काल को भारत का द्वितीय नगरीकरण या सेकंड अर्बनाइजेशन कहा जाता है? ये सी महाजनपद काल यानी 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व को ही कहा जाता है, जब गंगा घाटी में शहर और राज्य तेजी से विकसित हो रहे थे। यूनानी ग्रंथों में एक नाम मिलता है, सेंड्रोकोटस। ये किसके लिए इस्तेमाल हुआ है? ये नाम सी चंद्रगुप्त मौर्य के लिए इस्तेमाल किया गया है। और अंत में मगध के उत्थान में किन शासकों की नीतियों को साम्राज्यवादी माना जा सकता है? बिंबिसार, अजातशत्रु या महापद्मनंद? देखिए, साम्राज्यवादी सोच तो सब में थी, लेकिन महापद्मनंद सबसे ज्यादा आक्रामक था। तो जवाब होगा डी, उपरोक्त सभी। सबने अपने अपने तरीके से विजय और विस्तार की नीति अपनाई। तो ये थी मगध के शुरुआती राजवंशों की एक तेज तरार यात्रा। हमने देखा कि कैसे बिंबिसार ने नींव रखी, अजातशत्रु ने उसे बढ़ाया और फिर नंदों ने उसे एक विशाल साम्राज्य में बदल दिया। बिल्कुल। और हमने ये भी देखा कि कैसे अंदरूनी लड़ाइयां, जैसे वो पितृहंता वाली नीति और बाहरी दबाव ने इन राजवंशों की किस्मत तय की। नंदवंश का पतन सिर्फ एक वंश का अंत नहीं था, बल्कि वो भारत के सबसे संगठित साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य के उदय की शुरुआत थी। वाकई ये एक छोटे से राज्य के सुपर पावर बनने की कमाल की कहानी है। हाँ, और यहाँ एक सोचने वाला सवाल भी उठता है। हमने मगध के इन शुरुआती राजवंशों में सत्ता के लिए बार बार हिंसा और हत्याएं देखी। तो क्या ये सिर्फ सत्ता का क्रूर स्वभाव है जो हर युग में हर जगह एक जैसा रहता है, या फिर उस दौर की एक राजनीतिक मजबूरी थी जिसके बिना बिखरे हुए जनपदों को एक करके एक विशाल साम्राज्य की नींव रखना शायद मुमकिन ही नहीं था? इस पर सोचा जा सकता है।